प्रिय मित्रों, नमस्कार। AFEIES.com में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और इस ऑडियो में जो आपके लिए मैं विषय लेकर के आया हूं वह पिछले ऑडियो के ही कंटिन्यूएशन में है। और पिछले ऑडियो में जो आपने सुना है वह विषय था, आपको मालूम है, मन का कैनवास। और मन के कैनवास पर बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात की थी और उसकी समाप्ति मैंने इस घोषणा के साथ की थी कि इसका थोड़ा सा हिस्सा अभी शेष रह गया है, जिसे हम इसके भाग 2 में कंप्लीट करेंगे। वैसे सच पूछिए फ्रेंड्स, तो जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी वो पार्ट 1 में हम लोग पहले ही विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जिन्हें बताने के बाद यह विषय पूरी संपूर्णता के साथ आपके जेहन में आएगा और तब फिर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। पार्ट 1 में जो बातें आपको बताई गई थी उन्हें संक्षिप्त में थोड़ा सा दोहरा लेना मैं समझता हूं कि बेहतर होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो कैनवास है, इनफैक्ट इस कैनवास का अर्थ क्या है, बहुत विस्तार के साथ मैंने कैनवास के अर्थ के बारे में आपको बताया था। फिर मैंने यह बताया था कि जो अध्ययन का क्षेत्र है उसका कैनवास क्या होता है, यानी कि अध्ययन के क्षेत्र में जब हम कैनवास की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। और इसका मतलब हमने निकाला था भाव जगत से, कि यह भाव जगत की स्थिति होती है कि हमारे अंदर की जो दुनिया है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। इस भाव जगत के अंतर्गत फिर हमने कुछ बातें डिस्कस की थी। कलाम साहब के माध्यम से, लता मंगेशकर जी के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमने भाव जगत की एक स्थिति कि हमें हमारा जो रिलेशन है उसके साथ वो किस तरीके का है, जिसे हमने श्रद्धा भाव से जोड़कर देखा था। फिर मैंने आगे चल करके आपको रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस भी बताई थी कि कैसे किसी चीज़ के साथ जब हमारा रिलेशन बदलता है तो उस हमारा व्यवहार, हमारा इंटरेक्शन, सब चीज़ें उसके साथ परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद यहीं पर आकर के मैंने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की थी। मैं समझता हूँ कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो हमारे अंदर एक ग्राहकीय भाव होता है, कस्टमर का भाव होता है, कहीं ना कहीं अध्ययन के क्षेत्र में हमें अपने उस कस्टमर के भाव से मुक्त होना चाहिए। मुक्त होना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो मामला है, हालांकि ठीक है कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरा सर्विस लेने वाला है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कस्टमर की भावना रहेगी तो वो जो थैला जिसमें चीज़ डाली जाती है वह सही नहीं हो सकता। तो किस तरीके से हम कस्टमर के भाव से मुक्त हो सकते हैं, खरीदार की चेतना से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब इस पार्ट 2 के अंतर्गत हम कुछ और जो बची हुई जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे कि जहां आपने पढ़ने की स्थिति देखी होगी या जहां हमारे लोग उपदेश देते हैं वो माहौल देखा होगा, तो उसे आप अपने दिमाग में लाइए। या आप ये भी देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, तो क्लास में इधर टेबल कुर्सी लगी हुई हैं और आप सब स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं और ये सामने है एक बड़ी सी बेंच है और बेंच के पीछे एक कुर्सी रखी हुई है, इस पे टीचर बैठे हुए हैं। ये एक स्थिति होती है। लेकिन दूसरी जगहों भी आप देखेंगे कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा हॉल है, तो बहुत बड़े हॉल में क्या होगा, ये सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं या श्रोता बैठे हुए हैं और ये एक मंच होगा जो बड़ा मंच होगा और अपेक्षाकृत ऊंचा भी होगा। इसकी ऊंचाई इस मंच की ज़्यादा होगी, ये ऊंचा होगा अगर आप हाइट के हिसाब से नापे तो, और ये अपेक्षाकृत नीचा होगा। और अगर इसको आप धार्मिक उपदेश वाली जगहों पर जाकर के देखें तो यहाँ ऊंचे के रूप में आपको एक आसन मिल जाएगा कि ये आसन पर बैठे हुए हैं और बाकी जितने भी श्रोता हैं या तो दरी होगी, और सच पूछिए तो दरी का जमाना तो अब लगभग खत्म सा ही हो गया है, तो दरी ना होकर के अब यहाँ इनके लिए आपको चेयर्स मिल जाएंगी, इस पर बैठे हुए हैं। ये मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं जो सामान्यतया अधिकांश जगहों पर होता है। मैं इसके माध्यम से आपको एक मन के कैनवास की जो स्थिति होनी चाहिए उसके बारे में
चर्चा करने जा रहा हूं कि ये जो स्थिति बनाई गई है, नो डाउट इसका भौतिक पक्ष तो बिल्कुल ये है कि चूंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो अगर इसे ऊंचा नहीं रखा जाएगा तो ये जो लोग हैं, ये जो व्यक्ति यहाँ बोल रहा है उसे ठीक से देख नहीं सकेंगे। सुन तो सकेंगे, लेकिन जब हम सुनने के साथ साथ उसको देखते भी हैं, तब सच पूछे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है, कई गुना ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंड्स, इसीलिए आपने देखा होगा, मान लीजिए कि आप अरिजीत को टीवी पर सुन रहे हैं, उनके ऑडियो आ गए हैं, आप ऑडियो सुन रहे हैं, उसमें सुन सकते हैं, है ना, आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अरिजीत आपके शहर में एक लाइव परफॉर्मेंस देने आ जाए और इस लाइव परफॉर्मेंस में वे वही गाने गाएंगे जो गाने आप ऑलरेडी कई बार सुन चुके हैं और अभी भी कई बार सुनते रहते हैं, जब भी आपका मन करता है आप ऑडियो लगा करके उनके गाने सुन लेते हैं। अब आप लाइव परफॉर्मेंस देखने जाएंगे या नहीं? देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरे में आपकी बहुत ज़्यादा चूंकि व्यस्तता है तब इस वजह से आप यहाँ नहीं जाएंगे, आपके पास वक्त नहीं है, या फिर ये भी एक वजह हो सकती है कि आजकल लाइव परफॉर्मेंस के टिकट्स बहुत महंगे होते हैं इसलिए नहीं जाएंगे, या जहां लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है वो स्थान आपके स्थान से बहुत दूर है और चूंकि आपके पास जाने का साधन नहीं है इसलिए नहीं जाएंगे, उसी समय आपको कोई दूसरा काम है इसलिए नहीं जाएंगे। वो रीजंस अलग हैं, लेकिन आपको सोचना केवल इस बारे में है कि आपका मन जाने का कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको बिल्कुल लगेगा कि यार मैं किसी तरह जा पाता, ये बात अलग है कि आप जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। अब यहाँ सवाल केवल ये है कि अब जबकि आप इस अरिजीत के गाने ऑलरेडी सुन चुके हैं, वहां भी आपको सुनना ही है, वहां भी आपको सुनना है, तो फिर अतिरिक्त वहां क्या है? जो अतिरिक्त है मित्रों, वो है अरिजीत को आप गाते हुए देख सकेंगे, बस और कुछ नहीं। देखना वहां अतिरिक्त है, उस काम को करते हुए देखना वो वहां एक एक्स्ट्रा होगा। और ये जो एक्स्ट्रा होगा, याद रखिए, ये किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हम कम वैल्यू का या यूं ही बेकार की चीज़ न समझें या एक पागलपन नहीं समझना चाहिए। होता ये है फ्रेंड्स कि जब हम किसी चीज़ को देखते और सुनते हैं तब उसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसे आप सीधे सीधे फिल्मों से जोड़कर देख सकते हैं। फिल्म जैसे मान लीजिए एक कहानी है, एक स्टोरी है, आप इस कहानी को पढ़ते हैं, या कह लीजिए कि एक उपन्यास है, आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं, राइट, और इसी उपन्यास को बेस बना करके एक फिल्म बनाई जाती है, आप इस फिल्म को देखते हैं। दोनों में से कौन आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? कौन सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? बट नेचुरली कि फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्यों? प्रभावित करने की बात नहीं है, बल्कि यदि इसको पढ़ने के बाद आप इसकी पूरी कहानी को याद करने की कोशिश करें फिर से, और फिल्म को देखने के बाद पूरी कहानी को याद करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि फिल्म की कहानी आपको इसकी तुलना में ज़्यादा याद है। कारण यह है कि यहाँ अब आप एक साथ दो चीज़ें कर रहे हैं। एक हो रहा है देखना, जिसको हम कहते हैं विजुअल्स, और दूसरी जो चीज़ हो रही है वो हो रही है सुनना, जिसको हम कहते हैं ऑडियो। ये ऑडियो विजुअल मीडियम, तो ये ऑडियो विजुअल मीडियम होने के कारण इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ जो मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये है कि आसन इसलिए यहाँ ऊंचा किया जाता है भौतिक स्तर पर अगर हम सोचें, ताकि सुनने वाले इनको देख भी सकें, और देखने से फिर आप उसका इम्पैक्ट इसलिए भी बढ़ता है। उनके हाव भाव आप देखते हैं, वो एक्शन करते हैं ना, बोलते समय चेहरा कैसा कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर आपके अंदर एक ऑटोमेटिक तरीके से एक उत्तेजना पैदा करती हैं, आपके अंदर एक रिदम पैदा करती हैं। वो बोलने वाले के अनुकूल आपके अंदर एक लय की लहरें उठाती हैं, और फिर वो जो मैच करता है तो वो आनंद का एक अलग ही स्तर होता है। फ्रेंड्स, ये तो इसका भौतिक स्तर हुआ, जो मैं आपको भौतिक जगत की बात बता रहा हूं, और ये होता भी है। लेकिन इसका एक दूसरा भी स्तर है, और ये जो दूसरा स्तर है ये इसका मनोवैज्ञानिक स्तर है, साइकोलॉजिकल स्तर है। अब देखिए, ये मनोवैज्ञानिक स्तर क्या है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, और हो सकता है कि इसको समझने के बाद फिर आप इसके अनुकूल अपने आप को थोड़ा सा ढालेंगे, तो आप अपने मन के कैनवास को और भी अच्छा बना सकेंगे, और भी ज़्यादा रिसीवर उसका जो होगा वो बेटर
हो सकेगा। देखिए, मन की स्थिति का मतलब केवल उसके रिसीवर से है कि उसकी जो रिसीविंग कैपेसिटी है, उस रिसीविंग कैपेसिटी को आप कितना बेहतर बना सकते हैं। जो सामने वाला जो बोल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसको हमारा मन कितने परफेक्ट तरीके से रिसीव कर रहा है, बस कुल मिलाकर के यही तो बात है। तो हमको अपने मन की जो रिसीविंग कैपेसिटी है, उसकी जो ग्रहण करने की जो क्षमता है, जो ग्रहणशीलता है, उसे बढ़ाना है। और वो हमारी जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सच पूछिए तो वही उतना ही ज़्यादा फायदा हमें मिलेगा। और जितना ज़्यादा उसकी ग्रहणशीलता बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा, मान करके चलिए कि मन का जो कैनवास है उतना ही बेहतर हो रहा है। ये इसका प्रमाण है, ये इसका कह लीजिए जिसको चेक करने का एक तरीका है। नहीं तो चलिए हम इसके मनोवैज्ञानिक सिचुएशन को प्रकृति के कुछ नियमों के तहत देखते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ में एक, मान लीजिए कि एक पेन है, और ये पेन मुझे आपको देना है। राइट, अब ये बताइए कि जो मैं ये पेन आपको दे रहा हूं, आप यहाँ खड़े हैं और आपको, आप भी यहीं खड़े हैं, हम दोनों बराबर एक ही जगह पर खड़े, एक ही धरातल पर खड़े हैं, और आपको ये पेन लेना है। अब आपके पास लेने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप अपना हाथ ले जाकर के इस पेन को ऐसे ले लें। दूसरा यह है कि आप अपना हाथ ऐसे ले जाएं और मैं आपको पेन दे दूं। ये दो सिचुएशन है। ये पेन जो है, ये जो पेन है, ये पेन आपके पास पहुंच जाएगा। मित्रों, अब आप देखिए कि दोनों में फर्क देखिए। ये पेन, अगर हम इस पेन के पहुंचने की बात करते हैं तो दोनों ही स्थितियों में ये पेन यहां से चल करके आपके पास आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन दोनों में एक फर्क है। यहां आप ले रहे हैं और यहां आपको दिया जा रहा है। राइट, जो ले रहा है वह उतना मूल्यवान नहीं होता जब कोई चीज दी जा रही होती है। जैसे मान लीजिए कि आप जाते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप पर, आप पैसा दीजिए और आप पेन खरीदते हैं, तो उससे पेन आप ले रहे हैं, वो आपको पेन दे नहीं रहा है। लेकिन अगर आप एक डिबेट कंपटीशन में भाग लेते हैं और उसमें अगर आपको प्राइज के रूप में वो पेन मिल रहा है, तो वो पेन, आप पेन ले नहीं रहे हैं, वो पेन आपको दिया जा रहा है। यानी कि जो दिया जा रहा है ये ज्यादा वैल्यूएबल होता है, याद रखिए, क्योंकि ये आपको अपनी योग्यता के आधार पर दिया जाता है, या भावना के वशीभूत होकर के दिया जाता है, प्रशंसा में दिया जाता है जो दिया जा रहा है। राइट, जो लिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखिए कि जो लेना होता है, जो दिया जाएगा, वो जब कोई चीज आपको दी जा रही है तो आप उसे कैसे लेंगे? हमेशा आपका हाथ देने वाले के हाथ के नीचे होगा और वह आपको दे देगा, आपके हाथ पे रख देगा, आपकी हथेली पर रख देगा और आप ले लेंगे। मित्रों, चलिए, तो मैंने पेन की बात कही। आप कभी मंदिरों में जाते हैं तो आपको प्रसाद दिया जाता है, चाहे लड्डू के रूप में प्रसाद दिया जाए या केले के टुकड़े के रूप में प्रसाद दिया जाए, बूंदी दी जाए, प्रसाद दिया जाता है। राइट, ध्यान दीजिए कि आप प्रसाद को लेते कैसे हैं। हमेशा जो दे रहा है उसके हाथ के नीचे आपका हाथ होगा, क्योंकि प्रसाद के साथ याद रखिए कि आपकी एक भावना भी जुड़ी हुई है। एक बड़ी विचित्र सी चीज है, बड़ी अद्भुत बात यह है कि एक लड्डू वह है जो रेस्टोरेंट में बिक रहा है, एक लड्डू वह है जो आपको मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। याद रखिए कि ये प्रसाद दिया जा रहा है और ये लड्डू आप ले रहे हैं। और याद रखिए कि हैं दोनों लड्डू हैं, लेकिन यहाँ ये लड्डू हैं, लेकिन यहाँ यह प्रसाद है। किस चीज ने प्रसाद बनाया है? सिर्फ आपके भावना ने इसे प्रसाद बनाया है। ये आपकी भाव जगत का कमाल है। और जैसे ही आपकी भावना ने इसे प्रसाद में कन्वर्ट किया, आपका जो हाथ है लेने के लिए नीचे हो गया। राइट, ये भाव जगत की देन है मित्रों। ये सारे परिवर्तन आप देखिए कि ये भाव जगत के परिवर्तन है, और उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। लड्डू को प्रसाद सिर्फ आपकी भावना बनाती है, अदरवाइज अभी भी वो वही है, शेप में वही है, स्वाद में वही है, सब कुछ वही है।
लेकिन रेस्टोरेंट का खरीदा हुआ लड्डू अगर हाथ से छूटकर आपके नीचे गिर जाएगा तो आप उसे हाथ से ही किनारे कर देंगे या झाड़ू से किनारे कर देंगे। लेकिन अगर प्रसाद का लड्डू जमीन में गिर गया तो उसके एक एक दाने को आप हाथ से उठाएंगे ताकि इसका कोई भी दाना किसी के पैर के नीचे ना आए, और आप उसे अपने माथे से लगाकर प्रणाम करेंगे, चुचकारेंगे, मानो कि आपसे कोई गलती हो गई है। अगर आप भौतिक स्तर पर देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखेंगे तो दोनों में रात दिन का फर्क है। सच पूछे तो दोनों में कोई समानता ही नहीं है सिवाय एक के, और वो भौतिक स्तर की समानता है कि ये भी लड्डू है और ये भी लड्डू है। तो मित्रों, यहाँ हम लेने और देने के सिद्धांत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अध्ययन का क्षेत्र है वो देने का भी है और लेने का भी है। मित्रों, एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि एक झरने से पानी, प्रपात से पानी गिर रहा है। प्रपात से अगर आपको पानी पीना है तो पानी आप कैसे पिएंगे? सीधी सी बात है कि आपको इस गिरते हुए प्रपात के यहाँ खड़े होना पड़ेगा, और यहाँ खड़े होकर के अंजलि बढ़ा करके आप पानी पी सकते हैं। यहाँ आप उसके सिर पर खड़े होकर के आप पानी नहीं पी सकते, मतलब आपको नीचे ही रहना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं और ये आपके अनुभव की भी बात होगी। एक अगरबत्ती है, इस अगरबत्ती को आपको जलाना है। आप एक माचिस की तीली जलाते हैं और इससे लौ निकलती है, ये लौ निकल रही है। ये अगरबत्ती की पहली सिचुएशन है और आपको इसे जलाना है। दूसरी है कि आपने अगरबत्ती को थोड़ा सा टेढ़ा किया, यहाँ पर आपने माचिस की तीली की और अब ये लौ जा रही है। बस आप केवल अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सी अगरबत्ती जल्दी आग पकड़ेगी। बहुत स्वाभाविक सा आपका उत्तर होगा और तत्काल उत्तर होगा कि जिसकी सामने की नोक झुकी हुई है वह आग जल्दी पकड़ लेगी। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो झुक जाता है, जो झुकना है, ये झुकना एक तरीके से हमारे रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, हम उसे जल्दी पकड़ लेते हैं। ये जरा सा झुका, यहाँ इसकी तीली से आग जल्दी पकड़ ली। यहाँ हम झुके, हमारी प्यास जल्दी बुझ गई और हमारी अंजलि बिल्कुल भर गई, पानी हमारे ऊपर गिरने लगा, हमने स्नान कर लिया क्योंकि हम इसके नीचे खड़े हैं। जैसे ही हमने लड्डू के नीचे हाथ पसारा वो लड्डू प्रसाद बन गया। जैसे ही हमने पेन के नीचे हाथ रखा, देने वाले के नीचे अपना हाथ रखा, वैसे ही वो हमारे लिए एक पुरस्कार बन गया, अदरवाइज वो एक वस्तु होती। फ्रेंड्स, इसके जरिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसके जरिए मैं बहुत ही एक सिंपल सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि हमें खासकर ये देखना होता है कि ये जो हमारा मन है, हमारा जो मन का जो प्रवाह है, जैसे मान लीजिए कि एक ज्ञान की धारा ऐसे बह रही है, राइट? जैसे पानी धरातल पर बहता है, वो किधर बहता है? सीधी सी बात है कि वो हमेशा ढलान की तरफ बहेगा, झुकाव की तरफ बहेगा और तेजी के साथ बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा ढलान होगी पानी का प्रवाह उतना तीव्र होता चला जाएगा। सच पूछे तो जो ज्ञान का प्रवाह है वो इस पानी के प्रवाह से कोई बहुत अलग नहीं होता। ज्ञान का प्रवाह भी वैसे ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं आपको ढलान की जो बात कह रहा हूँ, ये जिस मैं झुकाव की बात कह रहा हूँ, इसका अर्थ ही यही है कि हमको अपने मन में ढलान बनानी पड़ती है। ये ढलान बनानी पड़ेगी। जब हमारे मन में झुकाव की भावना आएगी तभी जाकर के ये जो ज्ञान है, ये जो बह रहा है, चाहे वो क्लास में ज्ञान बह रहा हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ज्ञान बह रहा हो, चाहे समाज में बह रहा हो, चाहे किताब के माध्यम से बह रहा हो, यदि आपके मन में ढलान है, ये स्वाभाविक ढलान है, एक नेचुरल ढलान है, तब आप देखेंगे कि वह चीज आपके अंदर उतरती चली जाएगी, बड़े स्वाभाविक रूप से उतरती चली जाएगी, बड़े सरल रूप से उतरती चली जाएगी, बहुत ही सहज रूप से उतरती चली जाएगी, और ये पूरा का पूरा जो पढ़ने का जो तरीका है वह आपके लिए बहुत ही प्यारा बन जाएगा। तो मित्रों, ये मुझे एक स्पेशली आपको यह भी बताना था कि किस तरीके से हमें अपने मन के अंदर एक नेचुरल ढलान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और नेचुरल ढलान बनाने का जो तरीका है वो मात्र यह है कि हम जो चीज़ मिल रही है उसके प्रति एक विश्वास का भाव पैदा करें,
उसके प्रति विश्वास से भी आगे बढ़ कर के होती है श्रद्धा का भाव पैदा करें। और जब यही स्पिरिचुअलिटी में की भाषा में जब हम बात करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं भक्ति का भाव पैदा करें। आप देखते हैं कि भक्ति में जो विश्वास की जो मतलब आप कह लीजिए कि वो चरम होती है, वो तो पराकाष्ठा होती है, जहां पर कोई भी प्रश्न नहीं होता। लेकिन मैं यहां आपको बता दूं कि जब हम विश्वास की बात करते हैं और जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि जो कुछ कहा जा रहा है हम उसे अंधा होकर स्वीकार कर लें, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं या कह लीजिए कि अंधश्रद्धा कहते हैं। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। यहां जिस विश्वास की मैं बात कर रहा हूं उसका अर्थ केवल इतना है कि आप जिससे सुन रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, उसके प्रति शुरू में आपके मन में विश्वास का भाव है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो आप जानना चाह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो लिखा गया है उसे आप 100% सही माने। अगर आप इसे 100% सही मानेंगे फिर तो आपकी अपनी जो ओरिजिनल थिंकिंग है वो गायब ही हो जाएगी, वो तो रही नहीं जाएगी। फिर आपकी जो पावर ऑफ एनालिसिस है उसके लिए गुंजाइश कहाँ रह जाएगी, जो कि सिविल सर्विस में सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये दो चीज़ें कि आप में अपनी तरफ से एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए और एनालिसिस करने के बाद फिर अपनी तरफ से निष्कर्ष निकालने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ सवाल जिसमें विश्वास का कर रहा हूँ केवल यह है कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए, उस पर पूरे विश्वास के साथ ध्यान दीजिए। सुन रहे हैं आप, सुनी हुई सारी चीजों को खंडित कर दीजिए, आप उसको उड़ा दीजिए, बिल्कुल बाद में तार तार कर दीजिए। और जब आपकी बारी आए वाद विवाद के दौरान तो आप उससे अपनी असहमति व्यक्त करते हुए उसे फालतू की चीज ठहरा दीजिए। वो आपकी अपनी एनालिसिस है, आपकी अपनी थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग है। लेकिन जब आप सुन रहे हैं तब आप पूरे ध्यान से सुनिए, उस पर विश्वास कीजिए कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपनी बात बोल रहा है, चाहे वो लेक्चर के फॉर्म में, जिस किताब से आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उस पर पूरा विश्वास कीजिए। उस समय आप असहमति में मत आइए, बाद में पूरी तरह से असहमति व्यक्त कीजिए, क्योंकि जब आप उस समय उस पर विश्वास करेंगे तो आप उसकी चीजों को पूरी तरह से धारण कर पाएंगे, जो प्रवाह बन जाएगा आपके अंदर और वो पूरी की पूरी चीज आपके अंदर समाएगी। और जब आप इसे ध्वस्त करेंगे, इसे नकारेंगे, तो वो जो नकारना होगा फिर संपूर्णता में नकारना होगा, अर्ध नकारना नहीं होगा। अर्ध नकारने का मतलब है कि आप उसकी आधी चीजों को जानते हैं और उस आधी चीजों को आपने पूरा मान करके और उसे नकार दिया, ये आधा नकारना हुआ। लेकिन यदि आपने उस चीज पर विश्वास किया है तो सीधी सी बात है कि अब आप उसके पूरे को जानते हैं और पूरे को जानने के बाद उसे नकारते हैं, तो अब आपकी जो नकार होगी, आपकी जो असहमति होगी वो अधिक शक्तिशाली होगी, अधिक संपूर्ण होगी, लोगों को अधिक अपील करेगी। क्योंकि लोग फिर ये नहीं उसमें से निकाल सकेंगे कि देखो इसमें से इसने ये बात तो छोड़ दी, या ये बात तो उन्होंने कही ही नहीं थी, या शुरू में उन्होंने यह बात कही थी लेकिन बाद में तो उन्होंने खुद अपनी बात का खंडन कर दिया था, तो इसको नकारने की कोई बात ही नहीं उठनी चाहिए। ये तब आएगा जब आपने उस पर अविश्वास करके उसे आधे अधूरे मन से अपने अंदर आने दिया है, यानी कि प्रवाह सही नहीं बना है। किंतु जैसे ही प्रवाह सही बनेगा आप देखेंगे कि वह चीज संपूर्णता के साथ आपके अंदर आ जाएगी। मैंने विश्वास के साथ दोस्तों श्रद्धा की बात कही, श्रद्धा उससे आगे की चीज है। कभी कभी होता यह है, आप देखिए कि हमारे यहाँ जो शिक्षक होते हैं, हमारे सच पूछे तो विश्वास से अधिक श्रद्धा के पात्र होते हैं। और ये जो हमारी श्रद्धा होती है, याद रखिए, ये भी फिर कोई अंधश्रद्धा नहीं होती। आपको क्या लगता है कि हम अपने शिक्षक से बहस नहीं करते? बाकायदे करते हैं। हमारे यहाँ जो उपनिषद है, उपनिषद का अर्थ ही है कि पास में बैठकर बातचीत करना। उपनिषद का मतलब ही है निकट बैठ कर के बातचीत करना, डिस्कस करना। यहाँ डिस्कशन है, और डिस्कशन कब होगा? डिस्कशन कभी भी एक तरफा नहीं होता। एक तरफा सुनना तो हो सकता है, जब प्रवचन होता है तो एक तरफा होता है, लेकिन याद रखिए कि डिस्कशन कभी भी एक तरफा नहीं होता। सामने वाला कुछ कहता है, इसने ये बात कही, आपकी समझ में नहीं आई, आपने प्रश्न किया,
प्रश्न करने के बाद फिर से आपको एक उत्तर मिला, इस उत्तर में से फिर से एक प्रश्न निकला और फिर से आपने प्रश्न किया और फिर से आपको एक उत्तर मिला और फिर से आपने प्रश्न किया, और इस तरह से ज्ञान का ये सिलसिला चलता रहता है। यही उपनिषद है। उपनिषद में जो शैली है इसकी प्रश्न और उत्तर की ही शैली है। और उपनिषद के जो शिष्य थे अपने गुरुओं के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा भी रखते थे। इसलिए श्रद्धा का अर्थ आप ये मत लगा करके चलिएगा कि आपने अपने प्रश्न करने के अधिकार को तिलांजलि दे दी है, उसे खो दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रद्धा का मतलब होता है एक बहुत ही गहरा विश्वास कि उनकी जो विद्वत्ता है उस विद्वत्ता पर आपको विश्वास है, उस पर कोई संदेह नहीं है। ये बात अलग है कि जो ज्ञान कह रहे हैं उसके प्रति सहमति असहमति हो सकती है, वो तो होता ही है, क्योंकि ज्ञान चीज ही ऐसी होती है, वो बिल्कुल कभी भी संपूर्ण नहीं होता। वो ब्रह्म वाक्य होती है, वो चीजें अलग हैं। ज्ञान तो हमेशा लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि आज का जो ज्ञान है इसको आप थोड़ा सा और भी समझ लीजिए दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज का जो ज्ञान है वो नॉलेज है, और आज का जो ज्ञान है और आज के समय के हिसाब से ये टाइम है। हर ज्ञान अपने समय के संदर्भ में तैयार किया जाता है। ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है और ये समय आगे बढ़ जाता है। और अगर समय आगे बढ़ गया, बढ़ता ही है, और ज्ञान आगे नहीं बढ़ा, तो ऐसी सिचुएशन में आकर के अब ये जो ज्ञान है इस समय के साथ मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर आकर के यह ज्ञान संदेहास्पद हो जाएगा, और समय तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसीलिए जो ज्ञान है वो लगातार ये भी विकसित होता रहता है। इसीलिए कोई भी चीज हम ये नहीं मान सकते कि ये सार्वकालिक सत्य होती है। आप देख रहे हैं कि आइंस्टीन जैसे की थ्योरी पर भी अब प्रश्न उठाए जाने लगे हैं, लेकिन अपने समय में जो आइंस्टीन ने कहा वो अभिनंदनीय है, वो बहुत बड़ी बात है, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। उस समय नहीं उठाए गए, बाद की पीढ़ी उठा रही है। तो आप श्रद्धा और विश्वास और भक्ति की जो मैं बात कह रहा हूं उसे थोड़ा सा आप इस रूप में भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैंने जिस विश्वास की बात कही, देखिए इस विश्वास के दो पक्ष हैं। पहला तो वह है जो आपको दे रहा है उसके प्रति विश्वास। कौन दे रहा है? शिक्षक दे रहा है, पुस्तक दे रहा है, वक्ता दे रहा है, जो भी दे रहा है उसके प्रति आपका विश्वास होना चाहिए, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है। जो दूसरा जो विश्वास आपका होना चाहिए वो उसके प्रति भी होना चाहिए जो ले रहा है। और आप जानते हैं कि ये लेने वाला कौन है? लेने वाले हैं आप स्वयं। जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो याद रखिए कि जो लेने का जो आधार है वही कमजोर है। मतलब मन का जो कैनवास है अब वो मजबूत नहीं है। यहाँ बहुत जरूरी है कि आपके अंदर भी एक किस्म का कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, अभी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मन के कैनवास को हिलने मत दीजिए, बिल्कुल हिलने मत दीजिए। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उसे आने दीजिए। जमीन पर जो बीज बोए जाते हैं पड़े रहते हैं, हम नहीं जानते कि कौन पशु पक्षी ला ला करके कहाँ कहाँ से बीज और कहाँ कहाँ बिखेर देते हैं। वो जमीन के अंदर दबे रहते हैं, जैसे ही बारिश की फुहारें पड़ती हैं वो बीज निकलने लगते हैं। ज्ञान भी ठीक इसी तरीके से होता है। हम पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और वक्त आने पर वो किस तरीके से अपना सर बाहर निकालते हैं, किस रूप में हमारे सामने आते हैं, हम नहीं जान पाते, नहीं जान सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि भले ही उस समय आपके समझ में नहीं आ रहा हो, नो डाउट कि जब हम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश होनी ही चाहिए कि हम उसे समझें। लेकिन यदि किसी वजह से हमारे समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ दोस्तों फिर किसी भी तरीके से निराश होने की भी बात नहीं है, बिल्कुल बात नहीं। अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी ही तो सब कुछ नहीं है, बाद में समझ में आएगा, बाद में आएगा और डेफिनेटली समझ में आएगा। तब तक हमारी थोड़ी सी मैच्योरिटी हो जाएगी, या जो दूसरी हमारी जो समझ है वो हो सकता है कि इसको सहारा दे करके और हमें बाद में समझा दे, समझ में आएंगी चीजें। तो कुल मिलाकर के ये कि किसी भी हालत में आपको अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। और मैं समझता हूं कि इस कॉन्फिडेंस के बारे में तो आप सबसे अच्छा आपके पास अनुभव एग्जामिनेशन हॉल का होगा ही। एग्जामिनेशन हॉल में आप परीक्षा दे रहे हैं और
परीक्षा देते देते जैसे ही उत्तर लिखते समय आप अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं, तो आप जो भी चीज़ें आपको याद हैं आप उन्हें भी भूलने लगते हैं, चीज़ें छूटने लगती हैं, सीक्वेंस गड़बड़ाने लगते हैं, उत्तर की जो बनावट होती है वो एकदम कह लीजिए कि लिजिबिस सी होने लगती है, लगता है कि ये पहले लिखे वो पहले लिखे। आप देखेंगे कि सारा का सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल यही है दोस्तों कि आपने जैसे ही अपने प्रति विश्वास खोया, जो मन का कैनवास है वो गड़बड़ हो गया। और जैसे ही मन का कैनवास गड़बड़ हुआ, मान करके चलिए कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों ये दो चीजें हैं विश्वास को लेकर के। पहला यह है कि जो दे रहा है उसके प्रति आपके मन में विश्वास होना चाहिए, और दूसरा यह है कि जो ले रहा है उसके प्रति भी मन में विश्वास होना चाहिए, और लेने वाले आप खुद हैं। सारी चीज़ों का फैसला तात्कालिक रूप से मत कीजिए कि अभी अगर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आगे भी वो होगा, वो कहीं भी नहीं गया है, कहीं गया ही नहीं है, वो आएगा। और जहाँ तक विश्वास और अविश्वास की बात है फ्रेंड्स, मान करके चलिए कि ऐसा लगभग लगभग हर एक के साथ होता है। किसी के साथ कभी होता है, किसी के साथ कभी, किसी के साथ किसी मामले में होता है, तो किसी के साथ किसी मामले में। क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हैं, हम एक जैविक व्यक्ति हैं। हमारे अंदर की जो सारी प्रोसेस हैं वो जैविक हैं, और जैविक प्रोसेस जहाँ होगी वहाँ इतने सारे समीकरण बनते हैं, इतने सारे इक्वेशंस बनते हैं कि जिनके बारे में प्रेडिक्ट करना संभव ही नहीं है। इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है, और होता है तो होने दीजिए। मित्रों, अब मन के कैनवास को लेकर के अब मैं एक और अंतिम बात आपके सामने रहना चाहूँगा, और वह बात है वर्तमान की, प्रेजेंट। ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मित्रों, इससे पहले मैंने अभी आपसे जितनी भी बातें की हैं, आप देख रहे हैं कि उनका सबका संबंध मन स्थिति से है, और वो सारे के सारे भाव जगत से जुड़े हुए हैं। इसी को उलट पलट करके मैंने चारों तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है, कुछ सैद्धांतिक रूप से तो कुछ व्यावहारिक रूप से। और इसके लिए मैंने जो सहारा लिया है वो प्रकृति के नियमों का सहारा लिया है, क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत ही परफेक्ट होते हैं, शाश्वत होते हैं, और चूंकि हम भी प्रकृति के एक हिस्से हैं, इसीलिए मेरा मानना है कि वो सारे के सारे नियम कहीं ना कहीं हम पर भी लागू होते हैं। हो सकता है कि थोड़े से बदलाव के साथ वो लागू हो। अब यहाँ जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इनसे अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भाव जगत से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि समय की जो जब हम बात करते हैं तो समय को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, वर्तमान, इसके बाद भूतकाल, और फिर है भविष्यकाल। मैंने जानबूझ करके वर्तमान से शुरू किया है मित्रों। इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो अभी है वो वर्तमान है, जो था वो भूतकाल है, और जो होगा वो भविष्यकाल है। आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काल है, सच पूछे तो ये तीनों आपको जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मैं इन तीनों को एक ही मानता हूं। ये तीनों के तीनों एक है, भले ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ये तीनों एक ही है। जैसे कि एक नदी में आप बहती हुई नदी को देखिए, ये नदी है और नदी के बीच में ये पानी बह रहा है, ठीक है। ये नदी के तट हैं, इन नदियों के तटों के नाम सबके अलग अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, राइट। लेकिन ये बताइए कि ये जो पानी है, ये क्या पानी अलग अलग है? यहां जो पानी आज आपको इस तट पर जो पानी दिखाई दे रहा है, क्या यही पानी कुछ समय पहले इस तट पर नहीं था? और जो इस तट पर जो पानी है, क्या बिल्कुल यही पानी कुछ समय पहले इस तट पर नहीं था? और इस तट पर जो पानी दिखाई दे रहा है, क्या ये जो स्रोत है, कह लीजिए ये सोर्स है जहां से पानी आ रहा है, क्या वो यहीं से नहीं निकला है? यानी कि यहीं का पानी यहां पहुंचा है। मजेदार बात यह है कि यहां के पानी को यहां का व्यक्ति पुराना कह सकता है, यहाँ के पानी को यहाँ का व्यक्ति नया कह सकता है। यहाँ जो पहुंचा है वो उसके लिए ताजा हो जाएगा,
तो ये केवल समय की बात है, इसमें जो फैक्टर जो काम कर रहा है वो समय कर रहा है, अदरवाइज है वो जल की धारा एक ही। तो दोस्तों यहां यदि हम समय को जल की धारा मान लें तो आपके सामने समय का एक नया और बहुत ही प्रैक्टिकल, खासकर मैं कहूंगा एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्वरूप क्लियर हो जाएगा, बहुत ही व्यावहारिक स्वरूप। और ये जो व्यावहारिक स्वरूप होगा आपके मन के कैनवास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आप देखिए कि हमारे सामने जो हमारा वर्तमान है, आप किसको जानते हैं? आप सिर्फ अपने वर्तमान को जानते हैं। शुरू में समय का कोई भी टुकड़ा हमारे सामने जब आता है तो हमेशा वर्तमान के रूप में ही आता है। याद रखिए, समय की शुरुआत वर्तमान से होती है। इसके बाद यह वर्तमान जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वैसे ही वो हमारे लिए भूत बन जाता है, भूतकाल बन जाता है, था, बीत गया। और याद रखिए कि फिर ऐसा नहीं है कि ये आगे बढ़ गया है तो यहां कोई वैक्यूम क्रिएट हो गया है। वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है, यहां कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि समय का जो प्रवाह है वो सतत है, वो रुकने वाला है ही नहीं। जैसे ही ये समय आगे बढ़ता है वैसे ही दूसरा समय का टुकड़ा यहाँ आ जाता है। सच पूछिए तो हमें कहना ही नहीं चाहिए कि समय का टुकड़ा आ जाता है, क्योंकि समय टुकड़ों में चलता ही नहीं है, वो तो लगातार चल ही रहा है। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए उसे टुकड़ों में बांट दिया, वर्तमान कर दिया, भूतकाल कह दिया, भविष्य काल कह दिया। और याद रखिए कि ये जो वर्तमान और भूतकाल जो है ये सिर्फ मेरा है, आपका नहीं है। हो सकता है कि मेरा जो वर्तमान है वो आपका भूतकाल हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबके वर्तमान एक ही होंगे, सबके भूतकाल एक ही होंगे, ऐसा नहीं है। ये जो डिविजन्स हैं ये सिर्फ व्यक्ति के लिए हैं, मेरे लिए हैं। हमने समय को केवल वर्तमान, भूत और भविष्य में ही नहीं बांटा है, बल्कि हमने समय को घंटे, मिनट और सेकंड में भी बांटा है। हमने अपनी सुविधाओं के लिए इसे टुकड़े टुकड़े की इसके किए हैं। अदरवाइज समय का अपना कोई टुकड़ा नहीं होता, वो सतत रूप से लगातार चलता रहता है। जैसे ये समय आगे बढ़ता है हमारे हाथ से निकल करके ये भूत बन जाता है, राइट। अब आप देखें कि ये समय भूतकाल बन गया, मतलब अब हमारा इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं रह गया। ये एक ऐसी कटी हुई पतंग हो गई जिसकी डोर भले ही हमारे हाथ में हो, लेकिन पतंग अब आसमान में अपने हिसाब से उड़ रही है, गोता खा रही है, कहाँ जा रही है, अब हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। खत्म। वो हमारी पतंग थी, आप कह सकते हैं, वो मेरी पतंग थी, ये आप कह सकते हैं। प्रमाण के रूप में आप कह सकते हैं कि मेरे हाथ में उस पतंग की ये डोर है, लेकिन अब आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया। दोस्तों ये जो भविष्य है, अब आप देखिए कि ये भविष्य क्या है। इस भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ये हमारी सिर्फ कल्पना में है, ये हमारी एक गति है, ये हमारी एक तरीके से मंजिल है। और मजेदार बात है कि ये जो भविष्य है, सच पूछे तो यही भविष्य वर्तमान में हमारे सामने आता है। हर भविष्य वर्तमान में हमारे सामने मौजूद होता है। आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपकी एक डेट फिक्स हुई है कि आपकी जो परीक्षा की डेट है वो परीक्षा की तारीख जो है फिक्स हुई है 9 जुलाई, ये मान लीजिए कि फिक्स हुई है। और जिस दिन ये परीक्षा की डेट फिक्स हुई उस दिन डेट थी 3 फरवरी, राइट। ये 3 फरवरी आपका वर्तमान था जिस दिन आपने सुनी, क्योंकि इस दिन आपको ये पता लगा कि 3 फरवरी है। और ये जो 9 जुलाई है ये आपका भविष्य हो गया, राइट। ये तो भविष्य में आएगा ना, 9 जुलाई अभी तो है नहीं। अब आप देखें कि एक दिन करते हुए आपका वर्तमान है 3 फरवरी वर्तमान है, और 3 फरवरी को आपको पता लगा कि एग्जामिनेशन की डेट फिक्स हो गई है जो 9 जुलाई है। अब एक दिन 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी करके समय की यात्रा शुरू हो गई है। घड़ी टिक टिक होने लगी है, कैलेंडर के पन्ने बदलने लगे हैं, और एक दिन ऐसा होगा जब ये 9 जुलाई आपके सामने मौजूद होगी और आप परीक्षा दे रहे होंगे। 9 जुलाई आ गई। अब आप देखें कि ये भविष्य वर्तमान में बदल गया। जब तक ये 9 जुलाई
थी और आप 3 फरवरी में थे, या आप 8 जुलाई में ही क्यों नहीं थे, याद रखिए आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं था। ये जो होना है वो 9 जुलाई को ही होना है, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। ये बात अलग है कि आप 9 जुलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो भविष्य के लिए ही करते हैं। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज है कि करते तो भविष्य के लिए हैं, लेकिन करते कब हैं? करते हम वर्तमान में ही हैं। भविष्य में कुछ नहीं कर सकते आप, भविष्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य तक हमारी रीच है ही नहीं है। भविष्य को हम आज नहीं ला सकते, वो हमारे लिए संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वो भविष्य को अपने वर्तमान में खींचकर अभी ले आए। वो आएगा, भविष्य वर्तमान बनेगा, भविष्य वर्तमान बनेगा। अगर हम तब तक मौजूद रहे तो डेफिनेटली ये जो भविष्य है ये भविष्य वर्तमान में आएगा, और फिर ये जो वर्तमान है ये भूतकाल में तब्दील हो जाएगा। राइट। अब देखिए, जो पूरे के पूरे इस डिस्कशन का जो सार है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि शायद अब आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट हो चुकी हो कि हम जो कर सकते हैं वो केवल वर्तमान में कर सकते हैं। भूतकाल छूट चुका है और भविष्य की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये जा चुका है। यानी कि जो एक्शन है वो हम एक्शन सिर्फ इस प्रेजेंट में ले सकते हैं, दैट्स ऑल। अब आप ये जो मन है इसको जोड़कर, मन से इसको जोड़कर देखिए दोस्तों। जो मन का कैनवास है, मन के कैनवास की गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये कितना ज्यादा अपने वर्तमान से जुड़ा हुआ है। मन के साथ सबसे बड़ा संकट ये है कि या तो वो भूतकाल की चीजों का विश्लेषण करता रहेगा, उसके बारे में पछताता रहेगा, जो कुछ भी करता रहे कि अरे बाप रे मैंने ये कर लेता तो कितना अच्छा था, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी दिमाग में, जबकि अब उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। इतने किया जा सकता है कि अगर कोई सही में समझदार व्यक्ति है तो भूतकाल में उसने जो गलती की है वो गलती अब आगे नहीं करेगा, उससे एक अनुभव ले लेगा, उससे अनुभव से एक सीख ले लेगा, इतना ही कर सकता है। दूसरा तो करने की कोई गुंजाइश रही नहीं जाती है, भूतकाल खत्म हो गया। लेकिन आप खुद अपने मन के बारे में सोच कर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप परीक्षा हॉल में से बाहर आए, इससे आप निकल कर बाहर आ गए। अब आपने अपने पेपर के बारे में सोचना शुरू किया। जब आप पेपर के बारे में सोचते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, और ये ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है जो आपको मालूम था लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत हो जाता है। अब वो क्वेश्चन गलत हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट डे आपको फिर एग्जाम देना है। आपका जो एग्जाम है वो नेक्स्ट डे ही, अगले ही दिन एग्जाम है, इसकी आप तैयारी में जुड़े हुए हैं। लेकिन आपका जो मन है बार बार इस बिगड़े हुए क्वेश्चन पे जा रहा है, आप इसका विश्लेषण कर रहे हैं और बार बार आपका मन पछता रहा है कि आपसे ऐसी गलती क्यों हो गई, ऐसी गलती क्यों हो गई, ऐसी गलती क्यों हो गई, जबकि अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं किया जा सकता, ये तो चला गया है। जो कुछ भी किया जा सकता है, सच पूछिए तो वो केवल इस पर किया जा सकता है, क्योंकि ये आपका वर्तमान है। लेकिन हमारा मन का जो कैनवास है वो इस वर्तमान पर न टिक करके बार बार इस भूतकाल पर जा रहा है, और कभी कभी इसी के साथ ही वो भविष्य पर भी चला जा रहा है। आपको लगने लगता है कि हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं, अगर फेल नहीं हुआ तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, मार्क्स कम होने पर मेरी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, या हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ही न हो। इसके बारे में सोच रहा है। यानी कि ये एक जो छोटी सी गलती आपसे एक क्वेश्चन की हुई है, बाकी आपके ठीक हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी गलती ने आपके मन के कैनवास को हिलाकर रख दिया है। आइदर यू आर इन पास्ट और इन फ्यूचर एक्सेप्ट प्रेजेंट। प्रेजेंट को छोड़ करके आप इधर उधर हैं। तो मित्रों, यहां पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सच पूछिए तो मैं समझता हूं कि शायद सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और वो चैलेंज इस बात का होता है कि किस तरीके से हम अपने इस मन को ज्यादा से ज्यादा वर्तमान तक बांध कर रख सके।
क्या कोई हमारे पास ऐसा उपाय है कि हमारा मन वर्तमान से ज़्यादा भटके नहीं? देखिए, मैं फिर से जो 100% परफेक्शन की बात होती है मित्रों, मैं उसे सच पूछे तो स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई संभव होने वाली चीज़ है। इसके मैक्सिमम लिमिट तक हम पहुंच सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे, आपका मन एकदम वर्तमान में नहीं रहेगा। कभी वो फ्यूचर में चला जाएगा, तो कभी वो आपके पास्ट में चला जाएगा। लेकिन कोशिश अगर आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्तमान में रहने लगेगा। आपको अपने दिमाग में केवल एक ही बात लानी है, वो ये है कि जो आप एक्ट कर सकते हैं वो एक्शन केवल वर्तमान में ही संभव है। और अगर आप यहाँ चूक जाएंगे, किसी भी वजह से अगर आपसे यहाँ चूक हो गई, तो मान करके चलिए कि इस चूक का खामियाजा आपके पास्ट को भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही वर्तमान पास्ट बनेगा, और फिर फ्यूचर को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका कभी न कभी फ्यूचर में तब्दील होगा। जो कुछ भी होना है वर्तमान में। दोस्तों, अगर ये आप केवल इस बहुत ही सरल से सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, सिद्धांत की बात नहीं कहूँ मैं, एक सरल से, एक बिल्कुल सरल, एकदम सरल से व्यावहारिक बात को स्वीकार कर लेते हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, तो आप देखेंगे कि मन पर धीरे धीरे आपकी पकड़ बनने लगेगी। धीरे धीरे आपके मन पर पकड़ बनने लगेगी, और मन आपका भागेगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन बार बार आप उसे खींच खींच कर वर्तमान में ले आएंगे। और जिनका अपने वर्तमान पर इतना बड़ा भरोसा हो जाता है, इतना बड़ा विश्वास हो जाता है, वो मान करके चलिए कि ऑटोमेटिक तरीके से बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। ऑटोमेटिक रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। देखिए, शक्तिशाली क्यों हो जाते हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज है। हमने अभी समय के 3 हिस्सों की बात कही, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर मेरा मन पूरा का पूरा प्रेजेंट में है, तो मेरी सारी की सारी शक्तियां, 4 तरह की शक्तियां मैं मानता हूं मित्रों। एक है मेरे पास एक फिजिकल एनर्जी होती है, एक मेरे पास मेंटल एनर्जी होती है, एक हम सबके पास इमोशनल एनर्जी होती है, और एक होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। ये 4 तरह के एनर्जीज के हमारे चैनल्स होते हैं। ये जो चारों के चारों चैनल्स हैं, एक मैंने कहा फिजिकल एनर्जी, ये हमारी एनर्जी का एक चैनल होता है। दूसरा चैनल होता है हमारी मेंटल एनर्जी। तीसरी जो हमारा जो चैनल होता है वो होता है इमोशनल एनर्जी का, और जो चौथा चैनल होता है वो हमारा होता है स्पिरिचुअल एनर्जी का। ये जो हमारे चारों के चारों चैनल्स हैं, अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हमारे चारों के चारों चैनल्स की एनर्जी एक साथ काम करती है, वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। अब आप सोच करके देखिए कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर चाहे आप मनोरंजन ही क्यों ना कर रहे हैं, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, मैं केवल इसको पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रख रहा हूं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जितने ज्यादा वर्तमान में केंद्रित होंगे, आप उतने ही ज्यादा अधिक शक्तिशाली होंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका जो पेनिट्रेशन पावर है, उसके जो अंदर जाने की जो क्षमता है, वो बेहद अधिक हो चुकी है, वो एकदम नुकीला हो गया है, और आपके अंदर वो चीज धंसती चली जाएगी, आप उसे रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जो सारा का सारा जो जोर पड़ रहा है वो एक ही जगह पर पड़ रहा है। जैसे कि एक कील है, आप देखा है कि कील के सामने का हिस्सा बिल्कुल नुकीला होता है, भले ही ये हिस्सा आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई दे, लेकिन यहां जाकर के ये नुकीला हो जाता है। नुकीला इसलिए किया गया कि अब जो भी प्रेशर, जो भी दबाव यहां हथौड़े से डाला जाएगा, यहां पर आकर के वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर केंद्रित हो जाए, और फिर अगर एक बार इसने घुसना शुरू कर दिया तो ये पूरा का पूरा हिस्सा इसके अंदर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें चारों एक जगह पर जब आकर के यहाँ प्रेजेंट पर केंद्रित हो जाती हैं, तो उसकी पूरी की पूरी क्षमता, जो आप एक्शन ले रहे हैं उसकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बेहद बढ़ जाती है, जिसको अलग अलग तरीके से कुछ केंद्रीयता का नाम देते हैं, कुछ कह लीजिए कि मेडिटेशन का नाम देते हैं, कुछ ध्यान का नाम देते हैं। वो कोई योगा का हिस्सा नहीं है, वो प्राणायाम का हिस्सा, मतलब योगा और प्राणायाम का हिस्सा चलिए वो है, लेकिन यहां तो मैं आपको व्यावहारिक जीवन का एक हिस्सा बता रहा हूं। मित्रों, जैसे एक चीज मेरे दिमाग में कभी कभी आती है, और आप लोग भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे गेम होते हैं जो बहुत रिस्क वाले होते हैं। खेल देखिए कि बहुत से रिस्क वाले होते हैं, जैसे जंपिंग ले लीजिए, पता लगा ऊपर तार में है,
और अचानक नीचे आ रहे हैं, एक रॉक से दूसरे रॉक क्लाइंबिंग्स को ले लीजिए। रॉक क्लाइंबिंग क्या है? आपका पैर जरा सा खिसका और पता लगा कि आप ऐसे गहरे खड्डे में गिरेंगे कि फिर हड्डी भी शायद न मिले। लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने से क्या मिलेगा? और इतना रिस्क है, उन सब में रिस्क इन्वॉल्व है। यह रिस्क वो क्यों लेते हैं? उससे क्या मिलता है? अपने जीवन को खतरे में क्यों डालते हैं? जब कभी कभी इस बात पर मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ये जो रिस्क लेने की उनकी जो आदत है, या रिस्क लेने का उनका जो कह लीजिए कि आनंद है, इससे उनको जो आनंद मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आनंद का संबंध इस प्रेजेंट से कुछ हो? और मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ है। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही मान लीजिए आप चढ़ रहे हैं, रॉक पर चढ़ रहे हैं, अब दो चीजें हैं, आपके हाथ में रस्सी है और आपके जो दोनों पैर के सामने के पंजे हैं वो चट्टानों के किसी खोह में फंसे हुए हैं, राइट। अब आप देखिए कि जो आपकी जो चेतना होगी, जो आपका कॉन्शस होगा, वो किन चीजों पर है? केवल इन दो चीजों पर है कि हाथ की ये रस्सी नहीं छूटनी चाहिए और पैरों के जो पंजे खोह में जो फंसे हुए हैं वहां से निकलने नहीं चाहिए। हाँ, वो तभी निकलने चाहिए जब आपके हाथ की रस्सी थोड़ी सी ऊपर जा करके पकड़े और फिर ताकत लगा करके आप अपने को ऊपर खींचें और फिर पंजे वहां से निकल करके फिर चट्टानों के दूसरे खोह में फंस जाएं, राइट। तो अब आप देखें कि जो पूरी की पूरी चेतना है, जो कॉन्शस है, जिसे मैं यहां पर मन कहना चाहूंगा, वो कहां लगा हुआ है? केवल वर्तमान पर लगा हुआ है। वो जो सारा का सारा ध्यान है केवल वर्तमान पर है कि हाथ से रस्सी नहीं छूटनी चाहिए। चलिए, एक बार अगर पंजे निकल भी जाएं तो रस्सी तो नहीं ही छूटनी चाहिए, क्योंकि अगर पंजे फंसे भी रहे और रस्सी छूट गई तो मामला खत्म, फिर बचने की कोई संभावना नहीं है। आप देख रहे हैं कि वो जीवन का कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं और मजेदार बात यह है, इस रिस्क में उनको आनंद मिल रहा है। रिस्क भी ऐसा वैसा नहीं कि कोई 1000-2000 रुपयों का रिस्क हो। रिस्क भी ऐसा नहीं कि कोई 1-2 साल के वक्त का रिस्क हो। रिस्क ऐसा जो कि जीवन का ही रिस्क है और उसमें भी उनको आनंद की अनुभूति हो रही है। तो भैया, ये कैसा आनंद? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आनंद है, सच पूछिए तो चेतना के प्रेजेंट पर केंद्रित हो जाने का आनंद है। और सच पूछिए तो जिस मेडिटेशन के हम आनंद की बात करते हैं, जिस समाधि की हमारे दर्शन शास्त्र में बात की जाती है, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बात की जाती है, ये समाधि वही तो है कि जब हमारा मन गायब हो जाए, हमारी चेतना से समय का बोध खत्म हो जाए, विचार खत्म हो जाए, तब समाधि की स्थिति हो जाती है। थॉटलेसनेस, विचार शून्यता, स्पेसलेसनेस, स्थान शून्यता, कॉन्शसलेसनेस, तब जाकर के जो स्थिति बनती है वो समाधि की स्थिति बनती है। यानी कि पूरी तरह से प्रेजेंट में, प्रेजेंट का जो छोटा से छोटा टुकड़ा हो सकता है, समय की जो न्यूनतम इकाई हो सकती है, चेतना वहां चली गई है और वो फिर एक अद्भुत आनंद देती है। तो मित्रों, ये बात तो मैंने थोड़ी सी और विस्तार के साथ आपके ज्ञान वर्धन के लिए जानबूझकर कही है, ताकि ये चीजें, ये जो बातें हैं, आप को विस्तार दे सकें, आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिए इस तरह की क्षमताओं का बढ़ना और होना दोनों बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ा करके कही है, लेकिन यहाँ जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब भी आप पढ़ते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो आपका मन है, या कह लीजिए जो आपकी चेतना है, या कह लीजिए कि जो आपकी बुद्धि है, या कह लीजिए कि जो आपके विचार हैं, ये विचार कितने ज़्यादा प्रेजेंट में रह सकते हैं, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ होने लगती है। यहाँ मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा दोस्तों, कि वर्तमान में हम कैसे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रहें, इसका बहुत बड़ा आधार होता है अधिक से अधिक कर्म रहना, अधिक से अधिक एक्टिव रहना, एक्शन में रहना। ये इसका एक बहुत बड़ा आधार
होता है। जैसे कि इसीलिए हमारे यहाँ एक कहावत भी कही गई है, आप लोगों को ध्यान होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहा गया है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर उसमें खुरापात सोचते हैं। खुरापात का मतलब है यही कि भूतकाल और भविष्यकाल, फिर इसमें भूत आने लगेगा, इसमें फिर भविष्य आने लगेगा। आप लोगों को शायद एक किस्सा मालूम हो, कहानी कही जाती है, और कहानी ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति था और उसने खुद अपनी जो भी साधना वाधना की हो, उस साधना के फलस्वरूप एक जिन्न जो है वो खुश हो गया और वो प्रकट हो गया। तो उसने अपने आका से ये कहा कि मैं आपके इस तपस्या से, साधना से बहुत खुश हूँ, मैं अब दूसरी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप जो भी कहेंगे मैं वो काम करूंगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, बस मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो जब आका ने कहा कि हाँ बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, तो इस जिन ने कहा कि मेरी शर्त ये है कि मैं 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहना चाहूंगा, मतलब मुझे खाली मत छोड़िएगा, मुझे लगातार आप काम देते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही आप मुझे खाली छोड़ेंगे तो पक्का मानिए कि मैं आपको ही खा जाऊंगा, आपको ही खत्म कर दूंगा और मामला खत्म हो जाएगा। तो आका ने सोचा कि यार मेरे पास तो इतने सारे काम है, इतने सारे काम है, मैं इसको खाली ही क्यों रहने दूंगा, मैं बताता रहूंगा, काम बताता रहूंगा, और ये चाहे जितने साल भी मेरे साथ रहे उन कामों में लगा रहेगा, क्योंकि मुझे तो इतनी सारी चीजों की जरूरत है, उसका कोई अंत ही नहीं। तो साहब दोनों के बीच में समझौता हो गया कि ओके ठीक है, मैं तुम्हें खाली नहीं रहने दूंगा, और यदि तुम खाली रहोगे तो तुम मुझे खा जाना, मुझे ये स्वीकार है। अब साहब इस आका ने इस जिन्न को आदेश देना शुरू किया कि तुम मेरे लिए एक बड़ा सा महल बना दो। तो ये तो भैया जिन्न है, पलक झपकते महल तैयार। अब महल की ये सजावट कर दो, पलक झपकते सजावट, और फिर से जिन्न आकर के खड़ा है कि हाँ अब बताइए कि मैं क्या करूं। तो जितनी भी लिस्ट थी इस आका की, उसने देखा कि यार ये तो घंटे 2 घंटे में पूरी की पूरी लिस्ट खत्म हो गई। इस जिन्न को तो किसी भी काम को करने में कोई टाइम ही नहीं लगता। अब वो सोचना शुरू कर रहे हैं, अब सोचने की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, लिस्ट छोटी होती जा रही है। सच पूछिए तो छोटी क्या होता है, अब तो लिस्ट लगभग खत्म होने के करीब है। अब ये जो आका है परेशान हो रहा है कि अब जैसे ही मैं काम नहीं बताऊंगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो ये जो महल है, ये जो सजावट है, ये मेरे लिए किस काम के हैं, तो सब के सब बेकार हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं, बहुत घबराया। तो ये कहा जाता है शुरू की कहानियों में कि जो गांव के जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास बहुत विजडम होता है ना, वो उन देखिए वो भले ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके पास जो अनुभव है वो अनुभव उनमें एक विजडम पैदा कर देता है, एक प्रज्ञा पैदा कर देता है, एक जबरदस्त किस्म की समझ पैदा कर देता है। तो इस आका ने सोचा कि यार उस बूढ़े व्यक्ति के पास चलना चाहिए और उससे पूछा जाए कि इसका क्या कुछ उपाय है। तो ये उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और बोला कि ऐसे ऐसे है, और मेरे एक जिन्न मेरे वश में आ गया है, और उसने ये शर्त रखी थी कि जैसे ही मैं खाली होऊंगा मुझे खाली मत रखना, और यदि तुमने मुझे खाली रखा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और अभी तक तो मैंने उसे बिजी रखा, जितने काम थे वो सब मैंने उसको बताया, और उसने सारे काम फटाफट फटाफट कर दिए। अब तो मुझे सूझ ही नहीं रहा है, तो अभी तो मैं उसे कुछ कुछ बता करके आया हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ समय के बाद तो मेरे पास बताने के लिए कुछ होगा ही नहीं। अब आप मुझे उपाय बताइए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बचाऊं। तो ये बूढ़ा हंसा, और इसकी हंसी ने सच पूछे तो इस आका को और परेशान कर दिया कि यहां तो मेरी जिंदगी पर बन आई है और ये हंस रहा है, इसको मजा आ रहा है। तो उसने पूछा कि भला बताइए, आप हंस रहे हैं, मैं इतने संकट में फंसा हुआ हूं और आपको हंसी आ रही है। तो बूढ़े ने कहा कि नहीं, मुझे हंसी तुम्हारे संकट से नहीं आ रही, तुम्हारी परेशानी से आ रही है, इसलिए कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो। अब ये सुनकर के ये आका और परेशान हो गया। लीजिए, मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, मेरे लिए तो जीने और मरने का सवाल पैदा हो गया है, संकट खड़ा हो गया, और ये कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो बता कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे बताइए। तो बूढ़े ने कहा कि देखो, इसका बहुत एक छोटा सा उपाय, इसमें क्या इतनी ज्यादा तुम घबरा रहे हो, इतने ज्यादा घबराने की बात है। तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और आंगन में एक बड़ा सा खंभा, मोटा सा खंभा गाड़ दो, मजबूती के साथ गाड़ दो, एक खंभा गाड़ो, राइट। जब खंभा गड़ जाए, मान लीजिए खंभा है, खंभा गड़ जाए, तो अब उस जिन्न को बोलना, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कुछ न सूझे, कोई काम न सूझे, तो उस जिन्न को कह देना कि वो इस खंभे में चढ़े
और उतरे, फिर चढ़े और उतरे, और जिन ये काम करता रहे। और जब तुमको कोई काम याद आ जाए तो उसको काम बता देना, और जब वो काम करके ले आए और कोई दूसरा काम फिर याद ना आए तो इसको खंभे पर चढ़ते और उतरते रहने का काम बता देना। अब ये तो साहब खिलखिला करके हंस गए। आका जी बोलिए, तो बहुत गजब की बात हो गई, उपाय इतना सरल था और मेरी हालत खराब हो रही थी, मेरे तो जान पर बन आई थी। अब वो मुस्कुराते हुए आया और जिन्न को उसने काम बताया, और जब सारे काम खत्म हो गए, इस बीच में उसने खंभा गाड़ लिया, तो कह कि अब खंभे पर चढ़ो और उतरो, और सुनते ही जिन्न के होश उड़ गए। बोले भैया, इस आदमी ने तो अब मुझे हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना लिया, यानी कि मुझे अब हमेशा के लिए काम पर लगा दिया, अब मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूं। तो मित्रों, ये जो जिन्न है, ये जिन्न कौन है? यही जिन्न है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारी चेतना। यदि आप इसे खाली रखेंगे, खाली रखने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रात दिन सोच रहे हैं, काम पर ही लगे हुए, वो हमारी जैविक गतिविधियों के जो खालीपन है वो एक अलग बात है। इस पर नियंत्रण रखने का जो सबसे बड़ा जो उपाय होता है, यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूं वो है कि उसे काम में लगाए रखिए, कोई ना कोई काम करते रहिए। एक काम खत्म होता है, दूसरा काम करिए। और जब मैं काम कर रहा हूं तो याद रखिए कि अगर आप इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो ये भी काम है। यदि आप थक गए हैं और थक कर आप सो रहे हैं तो ये भी काम है। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना ही काम है ना। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो ये भोजन करना भी काम है। अगर आप दोस्तों के साथ गप मार रहे हैं तो ये गप मारना भी काम है, ये भी काम है। काम तो सब है। अब वो कितने जरूरी काम है, कितने उपयोगी काम है, कितने अनुपयोगी काम है, वो एक अलग बात है, लेकिन हैं ये सब के सब काम ही। तो मित्र, मुझे ये लगता है, और सच पूछे तो इस बारे में मेरा अनुभव भी कुछ इसी तरीके का रहा है, कि यदि हम कर्मरत रहते हैं तो फिर हमारा ये जो मन है ये वर्तमान से जुड़ा रहता है, फिर वो इधर उधर नहीं भागता। क्योंकि कर्म कहाँ करते हैं हम? बट नेचुरली कि कर्म तो हम सिर्फ वर्तमान में ही करते हैं, वर्तमान में ही कर सकते हैं, उसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, उसका कोई दूसरा चारा नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि अब हम वर्तमान में लगे हुए हैं, हमारा शरीर भी लगा हुआ है, हमारा मन भी लगा हुआ है, तो अब भविष्य और भूतकाल के बारे में सोचने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। और थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश होती भी है और हम उधर भटक कर चले भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में घूम फिर कर फिर से हम अपने वर्तमान में आ जाते हैं, वर्तमान में जुड़ जाते हैं। और इसके जुड़ने का प्रभाव ये होता है कि हम शक्तिशाली बन जाते हैं, और फिर जो काम हम कर रहे हैं उस काम के दोनों ही चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। उसकी गुणवत्ता में भी फ़र्क पड़ता है, यानी कि उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है, और उसकी संख्या में भी फ़र्क पड़ता है, उसकी क्वांटिटी में भी फ़र्क पड़ता है। संख्या अधिक हो जाएगी और क्वालिटी में भी वो बेहतर हो जाएगी। मित्रों, इसका संबंध केवल पढ़ने से ही नहीं है, इसका संबंध हर उस चीज़ से है जो आप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने रिस्क तक की आपको बात बताई। आप अगर भोजन कर रहे हैं तो आप वर्तमान में भोजन करके देखिए, पूरी तरह से उसमें डूब करके देखिए, तो आपको कितना आनंद आएगा। मान लीजिए कि आप गप ही मार रहे हैं, दोस्तों के साथ आप गप कर रहे हैं, तो फिर इसमें डूब करके गप कीजिए। फिर ये मत आप सोचिए दिमाग में कि यार देखो मैं तो गप मार रहा हूं, जबकि मेरा जो साथी है वो अभी पढ़ रहा होगा। तो अब आपको अफसोस हो रहा है, अब आपको अपराध बोध हो रहा है। तो मजेदार बात वो ये हो रही है, दुर्भाग्यजनक बात ये हो रही कि न तो आप गप का आनंद ले रहे हैं और न आप पढ़ रहे हैं। पढ़ तो रहे ही नहीं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग फिल्म देखने चले जाते हैं और फिल्म देखने जाने के बाद वहां बैठे बैठे उनका दिमाग 3 घंटे 2.5 घंटे फिल्म आदि फिल्में देखता है, और आधे समय ये सोचता रहता है कि देखो मैं तो अपना टाइम यहाँ बेकार वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा होता कि मैं अपना वो चैप्टर कर ही लेता। अब वो फिल्म भी नहीं देख पा रहे हैं सही तरीके से, और पढ़ने का काम तो हो ही नहीं पा रहा है। और मजेदार बात यह है कि अगर वो इस समय पढ़ रहे होते तब मालूम है क्या सोचते? तब सोचते कि यार पढ़ना तो होता ही रहता है, रात को पढ़ लेते, फिल्म देख लेते, दोस्तों के साथ जाते, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता, थोड़ा सा अच्छा लगता, कभी बातचीत होती तो हम भी कुछ बोल पाते, थोड़े हल्के हो जाते, तो आकर के और अच्छी पढ़ाई कर लेते। तो जब पढ़ रहे हैं तो मन फिल्म में है, यानी कि वहाँ फ्यूचर में है, और जब फिल्म देख रहे हैं तो मन यहाँ पढ़ने के फ्यूचर में है। तो आप देख रहे हैं कि मन वर्तमान में है ही नहीं, मतलब जो काम हम कर रहे हैं वहाँ मन है ही नहीं। और याद रखिए कि ये मन का स्वभाव है।
जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि हर चीज का एक स्वभाव होता है। आग का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है प्रवाहित होना, बर्फ का स्वभाव है ठंडक पहुंचाना। हर का अपना एक स्वभाव है। रुई हल्की है, मुलायम है, तो लोहा कठोर है, वजनी है, ये उसका स्वभाव है। राइट। तो सबके अपने स्वभाव होते हैं। ठीक इसी तरह से मन का भी स्वभाव ही है चंचल होना, वो एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता। तो इसके इस स्वभाव को समझते हुए आप इसे एकदम स्थिर करने के चक्कर में मत पड़िए। वैसा नहीं कर पाएंगे और करने की कोशिश करेंगे तो बेकार और कुछ गड़बड़ झाला हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप तो सिर्फ एक काम कीजिए, और वो ये कि मन को ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में खींचकर लाने का अभ्यास कीजिए। आप जब ये अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि धीरे 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 यह अभ्यास आपको वर्तमान के करीब पहुंचा देगा। ऐसा होगा क्योंकि ऐसा होता है। अर्जुन ने भी यही सवाल किया था। कृष्ण बार बार जब मन की बात कर रहे थे अर्जुन से, तो अर्जुन ने कहा कि भाई देखिए, ये जो मन है ये तो तुरंग होता है, घोड़ा। और ये जो तुरंग है ना, वो कौन सा घोड़ा होता है मालूम है? ये घोड़ा उड़ने वाला घोड़ा है, जो उड़ता भी है, उड़ने वाला घोड़ा है। अब घोड़ा कितना चपल होता है, कितना तेज उड़ता है, ऊंची उड़ान भरता है। घोड़े की शक्ति को आप समझिए। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने तुरंग की बात कही कि मन तो तुरंग के समान होता है। तो अब कृष्ण ये बताइए कि हम इसको अब कंट्रोल करें कैसे। और देखिए, मन को जब कंट्रोल करने की बात होती है ना, मन को नियंत्रण में लाने की बात होती है, तो बात ही केवल इसकी होती है कि कैसे इसको वर्तमान में रखा जाए। मन को नियंत्रण में लाने का मतलब ये नहीं है कि मन को मृत कर दिया जाए, मार दिया जाए। इसका ये अर्थ मत लगा दीजिएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मन की सारी एक्टिविटीज को जीरो कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए। ये समाधि वमाधि की स्थिति है, जीवन की स्थिति नहीं है। जीवन की स्थिति में आप शून्य में ला करके क्या कर पाएंगे? फिर पढ़ रहे हैं और मन शून्य में है, तो कैनवास ही गायब है, तो अब वो इमेज कहां बनेगी? क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। तो इस चक्कर में मत पड़िए। अगर मन के नियंत्रण की बात हो रही है तो सीधी सीधी सी बात है कि यह कहा जा रहा है कि इस तुरंग को, इस मन रूपी तुरंग को कैसे वर्तमान में ही रखा जाए, जो इधर उधर उड़ता रहता है। कभी तो पीछे भूतकाल में चला जाता है, कभी आगे दौड़ करके वो भविष्य में चला जाता है। तो कृष्ण ने एक बहुत सिंपल सी बात कही है गीता में। उन्होंने कहा है, सिंपल सा एक उपाय है अर्जुन, और वह है अभ्यास। बस, और कुछ भी नहीं। अभ्यास से इस मन रूपी तुरंग को साधा जा सकता है। तुम अभ्यास करो। और मित्रों, आप लोगों के लिए तो यह अभ्यास मुझे लगता है कि एक तरह का वरदान ही होगा। आप अभी जो अभ्यास करेंगे, ये आप अभी अपनी पढ़ाई के लिए अभ्यास कर रहे हैं। यानी कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरे डूब कर पढ़ रहे हैं। इसे ही कहते हैं हम अभ्यास। राइट। और जब आप डूब कर पढ़ रहे हैं तो वो चीज आपके अंदर ज्यादा गहरे तक समा रही है, क्योंकि आपने जितने भी डाइवर्शंस हो सकते थे, जितने भी भटकाव हो सकते थे, उन सारे के सारे भटकाव के रास्तों को बंद कर दिया है। कोई नई चीज आ ही नहीं रही है, कोई नई चीज उसमें डिस्टर्ब कर ही नहीं रही है उस इमेज को। तो स्वाभाविक रूप से अब आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, क्योंकि आपके मन का कैनवास बिल्कुल एक परफेक्ट जगह पर टिका हुआ है, परफेक्ट तरीके से रखा हुआ है। राइट। ये आपकी याद रखिए कि जो आदत हो रही है अभी तो केवल पढ़ाई के लिए है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो है हर कर्म के लिए हो जाएगी, हर कार्य में आपकी यही आदत हो जाएगी, हर काम में आपकी यही आदत हो जाएगी। और कल्पना करके देखिए कि वो पढ़ाई की चीज जब आपके जीवन के हर काम में उतरने लगेगी, तब आपकी स्थिति क्या होगी। और आप इसका अभ्यास अभी इस उम्र में शुरू करेंगे। तो मित्रों, इसीलिए मैंने कहा कि यह आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। और सिविल सर्विस की तैयारी के साथ साथ मुझे लगता है कि इस प्रकार से आपके जीवन की भी एक तैयारी होने लगेगी, उसकी भी आप एक बेहतर तैयारी कर सकेंगे। तो मित्रों, मैंने कुछ बातें आपके साथ अभी शेयर की हैं,
और ये सारी की सारी बातें मन के कैनवास से जुड़ी हुई बातें थी। इसके पार्ट 1 में मैंने विस्तार से आपको चीज़ें बताई हैं और पार्ट 2 में उसका जो बचा हुआ भाग था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। पार्ट 2 में देखिए मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें ही बताई हैं जो कहीं ना कहीं पार्ट 1 से ही आगे चलकर यहाँ तक पहुँची थी। उसमें से पहली बात मैंने आपको बताया था कि लेने वाले और देने वाले के इस अंतर को समझिए और इसको अपने भाव जगत में लाइए। लेने वाला बनिए आप, जो आपको दिया जा रहा है उसको आप लीजिए और झुक कर लीजिए, क्योंकि जब हम झुक कर लेते हैं तो हमारे भाव जगत में एक प्रकार का प्रवाह बन जाता है, एक प्रकार की ढलान बन जाती है और वो चीज़ें फिर जो हमें दी जा रही हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से, बहुत ही नेचुरल तरीके से बहकर हमारी तरफ आने लगती हैं। इसके बाद जो मैंने आपको दूसरी बात बताई थी फ्रेंड्स, वो मैंने आपको विश्वास की बात बताई थी कि ये विश्वास आपको जिनसे आप ले रहे हैं उनके प्रति भी होना चाहिए और खुद के प्रति भी होना चाहिए। इन दोनों के मेल से जो स्थिति मन के कैनवास की बनती है वो अद्भुत बनती है। और तीसरी जो मैंने आपको बात बताई है आज वो है वर्तमान को लेकर के, कि कोशिश कीजिए कि हमारा जो मन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में रहे। ये हमारे मन के कैनवास की एक परफेक्ट स्थिति होती है। इसके कारण हम ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अधिक प्रभावशाली हो जाता है, क्वांटिटी की दृष्टि से भी और क्वालिटी की दृष्टि से भी। तो मैंने ये आपको बताने की इसमें कोशिश की है और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपने इन दोनों ही पार्ट को एंजॉय किया होगा। आपको शायद डेफिनेटली मज़ा आया हो। बीच बीच में हो सकता है कि कहीं कहीं जब सिद्धांतों की बात होने लगती है तो भाषा थोड़ी सी अलग तरीके की होती है, कठिन होने लगती है, उलझने वाली भी होती है, कभी कभी उबाऊ सी भी लगने लगती है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि एज ए होल आपको ये दोनों भाग पसंद आए होंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक ही बार या 2 बार में सुनकर इससे हमेशा के लिए तलाक ले लेने वाला विषय नहीं है। मैं चाहूँगा कि बीच बीच में जब भी आपका मन करे या थोड़े से खाली हो या मन में भटकाव की स्थिति आने लगे, मन उदास हो, ऐसे समय में भी अगर आप इन दोनों पार्ट को सुनेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप अपने मन में एक ताजगी, एक उत्साह का भाव महसूस करेंगे। कुछ न कुछ हलचल आपके अंदर होगी और ये जो हलचल होगी ये सकारात्मक हलचल होगी, आपके बेटरमेंट के लिए होगी और निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपको तुरंत ही दिखाई देगा। आप इसे एक तरीके से मेडिसिन मान सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही मैं इस विषय को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रति और अभिवादन भी। नमस्कार।